हेलो बच्चों, वेलकम टू EBCA लेक्चर नंबर 2। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक बात अगर बोलूँ तो क्या होता है बेटा, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम डील करते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। जैसे वेट्स हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप कुछ भी सामान दिन भर में ख़रीदते हो तो उसका कोई वेट होता है, कोई मेजर होता है। हम कोई भी प्री पैकेज कमोडिटी लेकर के आते हैं, सपोज़ तुम मैगी लेकर के आए, ठीक है, मिल्क का पैकेट लेकर के आए, दूध की थैली जिसको बोलते हैं वो लेकर के आए। इन सब का एक स्टैंडर्ड वेट होता है, ठीक है। कोई भी सामान लेकर के आओ, फॉर एग्ज़ाम्पल नमक का पैकेट लेकर के आए तो उसका वेट होता है केजी में। मिल्क का लेकर के आए तो उसका वेट होता है लीटर्स में। पेट्रोल हम भरवाते हैं गाड़ी में तो उसका वेट भी जो होता है वो भी लीटर में होता है। तो हर एक वेट मेजर की अपनी अपनी एक यूनिट होती है। अब कौन से वेट और मेजर की कौन सी यूनिट होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं पे स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब होना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब नहीं होगा तो हर आदमी अपने हिसाब से उसका वेट और मेजर इस्तेमाल करेगा, है ना। क्या होगा उसमें फिर दूध जो है वो किलोग्राम में मिलने लग जाएगा, शक्कर जो है वो लीटर में मिलने लग जाएगी। तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड यहाँ पर वेट और मेजर का बनाया गया है कि सॉलिड चीज़ें जो हैं वो किलोग्राम में मेजर होती हैं और लिक्विड चीज़ें जो हैं वो लीटर में जनरली मेजर होती हैं, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रिस्क्राइब करता है? ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब करता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो सर इसका लॉजिक क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि कंज्यूमर को कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी रिटेलर, कोई भी ट्रेडर बेवकूफ़ नहीं बना सके ये बोल करके कि सर ये चीज़ जो है वो किलोग्राम में ही आती है, या 1 किलोग्राम के अंदर इतने ग्राम होते हैं, या 1 लीटर के अंदर इतने मिलीलीटर होते हैं। आपको गलत ध्यान है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो वो उनके बोलने से नहीं, वो कहीं ना कहीं पर स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 1 लीटर के अंदर 1000 ml अगर होते हैं, ये अगर स्टैंडर्ड नहीं बना होगा तो क्या होगा, वो 900 ml ही देगा ये बोल करके 1 लीटर के अंदर 900 ml ही होते हैं। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर को गुड्स जो है वो कम मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए ये स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस इसकी बताई हुई, इट स्ट्रेंथन्स द नेशनल इकोनॉमी, इट इज़ अ पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसीलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 लेकर के आया गया। तो सर इससे पहले भी तो कोई लॉ होगा, 2009 से ही तो हम लोग किलोग्राम और लीटर के अंदर तो कोई चीज़ें मेजर नहीं करते। बिल्कुल सही बेटा। इससे पहले जो लॉ चलता था उसका नाम था वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976, लेकिन उसको फिर रिपेल कर दिया गया क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका था। और फिर नया लॉ लेकर के आया गया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। तो ये जो एक्ट है वो दो चीज़ों के बारे में बात करता है। एक तो सबसे पहले उन वेट एंड मेजर्स के बारे में जो कि किसी चीज़ का वेट और मेजर लेने के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जांपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है, प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। कैसे? तराजू जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स जो होती हैं वो, और बाट जो होता है जो रखते हैं अपन और उससे फिर वज़न नापते हैं। ये सारे वेट और मेजर्स के बारे में यहाँ पर बात की जाती है कि जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे बिजनेसमैन हैं, जो ऐसे व्यापारी हैं जो कि वेट और मेजर का बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है यहाँ पर, मैं वेइंग मशीन बनाता हूँ, वेट करने की मशीन बनाता हूँ, तराजू बनाता हूँ। तराजू में कोई गुड्स को मैं वेट करने के लिए भी बनाता हूँ, और तराजू मैं हैवी गुड्स को वेट करने के लिए भी बनाता हूँ, दोनों चीज़ों के लिए बनाता हूँ। तो मैं इसके अंदर कवर होऊंगा बिकॉज आई एम इन द बिजनेस ऑफ वेट एंड मेजर्स। एक तो ये। दूसरा जो कंट्रोल लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लगाता है वो लगाता है प्री पैकेज कमोडिटी के ऊपर। किसके ऊपर? प्री पैकेज कमोडिटी के ऊपर। मान लो आज मैं एक सैनिटाइज़र का बॉटल लेकर के आऊँ,
उस सैनिटाइज़र की बॉटल के ऊपर क्या क्या डिक्लेरेशन होने चाहिए रिगार्डिंग दैट वेट एंड मेजर, इतने ml इसके अंदर है, इसका नेट वेट इतना है, इसका ग्रॉस वेट इतना है, ये सारी चीज़ें प्री पैकेज कमोडिटी रूल्स के अंदर कवर होती हैं। और उसका वेट एंड मेजर वाला जो पार्ट है वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर कवर होता है। सही है। जैसे हम लोग लेकर के आते हैं, खाने का कोई सामान लेके आए, बिस्किट लेकर के आए, तो उसका वेट लिखा होता है कि 25 ग्राम्स, ये इसका वेट है। कोई हैवी सामान लेकर के आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बताऊँ, जैसे अपने गैस सिलेंडर्स तुमने देखे हो, गैस सिलेंडर्स के ऊपर क्या होता है लिखा हुआ, ग्रॉस वेट ये है, यानी कि पूरा सिलेंडर का वेट क्या है, प्लस नेट वेट ये, यानी कि उसके अंदर जो आइटम है उसका वेट क्या है। ठीक है। कोई भी लोशन, क्रीम वगैरह हम कुछ भी लेकर के आते हैं, ये सब प्री पैकेज कमोडिटीज़ हैं। ठीक है। इन सब के ऊपर वेट और मेजर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है। वो यहाँ पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से गवर्न होता है कि क्या वेट होगा, क्या मेजर होगा, क्या स्टैंडर्ड होता है उसका। सब में ml लिखा होता है। लिक्विड वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी प्री पैकेज कमोडिटीज़ तुम देखोगे, उन सब के अंदर ml लिखा होता है। ठीक है। तो वो ml में मेजर होती है, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो वो प्री पैकेज कमोडिटी के हिसाब से रूल्स बने हुए हैं, उसके अंदर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट फिर एप्लीकेबल होता है। आगे आते हैं दो कैटेगरी के अंदर, जैसा कि मैंने अभी बताया, वेट और मेजर। स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होगा वेट और मेजर का, रिटेल लेवल पर उसका इंस्पेक्शन होता है, बाकायदा लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ती है। अब जैसे मैंने बताया जैसे पहले अभी कि मैं कोई वेट और मेजर मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि हाँ मैं वेट और मेजर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मैं स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। कोई गाइडलाइंस मैंने फॉलो करी हैं, उसके ऊपर बाकायदा क्वालिटी कंट्रोल चेक और लाइसेंस होगा मेरे पास में। जो भी इंस्ट्रूमेंट में बना करके वेट और मेजर का मैन्युफैक्चर करूँगा उसके ऊपर क्वालिटी लाइसेंस होगा और मेरी लाइसेंस की सील होगी दैट आई एम लाइसेंस टू प्रोड्यूस दिस वेट एंड मेजर। उसके अलावा मैंने मैन्युफैक्चर उसको नहीं कर सकता। कई गुड्स के ऊपर होता भी है लाइसेंसिंग, OIML वगैरह कई करके कहीं लिखा हुआ भी होता है, लाइसेंसिंग का गोल राउंड सील होती है दैट दिस पर्टिकुलर वेइंग मशीन और दिस पर्टिकुलर वेइंग आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर अ लाइसेंस्ड सिस्टम। लाइसेंस्ड प्रोड्यूसर के द्वारा ही इसको प्रोड्यूस किया गया है ताकि वो एक स्टैंडर्डाइज वेट मेजर कर सके या स्टैंडर्डाइज वेट दे सके। मान लो एक ऐसा आइटम वेइंग मशीन या वेइंग मशीन ऐसी मैन्युफैक्चर हुई जो कि स्टैंडर्डाइज वेट नहीं देती है, उसके 1 किलोग्राम के अंदर 800 ग्राम ही है और वो ले जा करके मार्केट में उसने सेल कर दी किसी व्यापारी को, किसी रिटेल ट्रेडर को। अब वो क्या कर रहा है, वो तो इसी भरोसे में बैठा है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, जबकि वो मशीन जो है वो 1 किलोग्राम के अंदर 800 ग्राम ही मेजर कर रही है। तो क्या होगा, कंज्यूमर को गुड्स कम मिले, तो कंज्यूमर यहाँ पे बेवकूफ़ बन गया। तो खाली एक स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, बात समझ में आई। इसीलिए इस एक्ट की इम्पोर्टेंस है और इसीलिए भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको कवर किया गया है। ठीक है। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, टू इस्टेब्लिश एंड इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स ऑन वेट एंड मेजर्स, टू रेगुलेट द ट्रेड एंड कॉमर्स इन वेट एंड मेजर्स एंड अदर गुड्स, टू इंश्योर दैट देर इज़ नो शॉर्ट मेजरमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कोई शॉर्ट मेजरमेंट नहीं हो, किसी को कोई गुड्स कम नहीं मिले, ये बातें यहाँ पर इंश्योर की जाती हैं। मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी का मतलब इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। गुड्स को मेजर करने की एक साइंस है जिसको बोला जाता है मेट्रोलॉजी। इट इज़ रिलेटिंग टू द वेट एंड मेजर्स एंड नोन एज लीगल मेट्रोलॉजी। Legal metrology means that part of metrology which treats units of weighment and measurement, methods of weighment and measurement in relation to mandatory technical and legal requirement which have the object of ensuring public guarantee from the point of view of security and accuracy of the weighments and measurement। क्या accuracy होगी उसके हिसाब से ये सारी accuracy यहाँ पर बताता है। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, ये साइंटिफिक हैं, टेक्नोलॉजिकल है और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ हर चीज़ को वेट और मेजर्स के हिसाब से ही कैलकुलेट करती है। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्या एक्यूरेसी है उसकी। इट एक्सटेंड्स टू फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, हेल्थ है, ह्यूमन सेफ्टी है। हर जगह आपको अलग अलग तरीके का वेट और मेजर मिलेगा, अलग अलग सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे अलग अलग चीज़ों का वेट और मेजर निकालने के लिए। लेंथ निकालनी है तो मीटर में नापा जाएगा, उसके लिए फीता अलग होता है, वो अलग इंस्ट्रूमेंट है।
वजन अगर निकालना है तो किलोग्राम में निकलेगा, उसके लिए बाट वगैरह लगते हैं, वो अलग मेजरमेंट है। टाइम निकालना है सेकंड्स में होता है टाइम, उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है। करंट निकालना है तो वह एम्पियर में मेजर होता है, एम्पियर उसकी यूनिट है, तो उसके लिए करंट नापने की एक अलग मशीन आती है एम्पियर नापने की। टेम्परेचर अगर नापना है तो वो केल्विन में नापा जाता है, उसके लिए थर्मामीटर आता है अलग से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापनी है तो वो कैंडेला में नापी जाती है, उसके लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट आता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंद कमरे के अंदर तुम एक मोमबत्ती जलाओ और उस मोमबत्ती की जो लौ होती है वो कितने डायरेक्शन तक उसकी रोशनी जाती है, what is the intensity, what is the power of that luminous light of that a particular candle in a closed room, उसकी कितनी पावर है उसको मेजर करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको बोला जाता है, वो कैंडेला में नापी जाती है। साइंटिफिक है, ठीक है, जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम्स होते हैं, उसको नापने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो metrology is basically science of weight and measurement, and legal metrology is the part of metrology that provides for, तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है। मेट्रोलॉजी तो हमको समझ में ये साइंस है। लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब क्या यूनिट होगी, क्या स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, मेथड्स क्या होंगे वेट और मेजरमेंट्स को बनाने के, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पर्टिकुलर वेट और मेजर को कैलकुलेट करने के लिए बनाए जाएंगे या उसके लिए उसको ऑथराइज़ किया जाएगा कि भैया इस वेट और मेजर के लिए तो ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड होगा। क्या स्टैंडर्ड यूनिट होगी, जैसा कि मैंने बताया ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, और किस यूनिट्स के अंदर उनको नापा जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर कौन बताता है हमको, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बताता है। इट इज़ मैंडेटरी टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट टू इंश्योर एक्यूरेसी, ये सब यहाँ पर मैंडेटरी हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बेस यूनिट ऑफ न्यूमरेशन, बेस यूनिट ऑफ न्यूमरेशन यानी कि जो नंबर सिस्टम होता है, न्यूमरल सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो कैसे चलता है। हमारे यहाँ पर तो लैक्स, करोर्स और इसके अंदर मेजरमेंट होती है। ये हमारे यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड है न्यूमेरिकल सिस्टम का और डेसिमल सिस्टम का। लेकिन दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में अंदर जाओ तो क्या होता है, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। यूट्यूब देखते हैं ना, उस पर आता है इतना लिखा हुआ, इतने मिलियन व्यूज़, इतने बिलियन व्यूज़, ठीक है। वहाँ पे मनी मेजरमेंट भी सब बिलियन, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियंस में होता है, तो वो वहाँ का स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड लैक्स और करोड़ में चलता है, ठीक है। अब आजकल तो सब कॉमन फॉलो लग गया, मिलियन यहाँ पर भी फॉलो होने लग गया है काफ़ी हद तक, लेकिन लीगली वो नहीं है ऐसा। आप फॉलो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट लीगली जो यहाँ पर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वो न्यूमरेशन सिस्टम लैक्स और करोड़ वाला ही है। So section 6 states that the base unit of numeration shall be the unit of the international form of Indian numeral. International form of Indian numeral. Every numeration shall be in accordance with the decimal system. जैसे यहाँ पर इसने बता दिया 9 करोड़ 23,45,675, ये जो कॉमा कॉमा बीच में लगा हुआ है ये आपका न्यूमरेशन सिस्टम है। इसके हिसाब से आप मनी को जो है वो आइडेंटिफाई या मेजर करते हो। स्टैंडर्ड वेट, कोई भी यानी कि नो वेट मेजर और न्यूमरल अदर देन द स्टैंडर्ड वेट और मेजर और न्यूमरल शैल बी यूज द स्टैंडर्ड वेट मेजर और न्यूमरल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरमेंट विदाउट एनी स्टैंडर्ड ऐसी यूनिट के अंदर मेजर उसको नहीं किया जाएगा जो कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है या जो एक्ट प्रेफर नहीं करता है। इन यूनिट, ऐसी यूनिट्स के अंदर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू मेजर ओनली ऑन स्टैंडर्ड units. Import, no unit, no weight or measure shall be manufactured or imported unless it conforms to the standard weights or measure. आप यहाँ तक बाहर से कोई भी गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड हो। लेकिन कुछ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए नॉन स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर को यहाँ पर हम इंपोर्ट कर सकते हैं और इवन मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं हमारे इसरो के अंदर और कई साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर रिसर्च चलती हैं, उनको कई बार ऐसे वेट और मेजर्स की ज़रूरत होती है जो कि जनरली इस्तेमाल नहीं होते, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आप
नॉन स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर को इंपोर्ट भी कर सकते हो, जो कि हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी इंपोर्ट हो सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर वो मैन्युफैक्चर भी पर्टिकुलरली नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकता है। जैसे एक कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके अंदर स्पीड नापनी है, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिकल की स्पीड नापनी है। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, हिग्स बोसोन कोलाइडर, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी लगी थी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, तो वहाँ पर लाइट की स्पीड से भी के बराबर वहाँ पे पार्टिकल्स को टकरा करके कोई एक नया पार्टिकल बनाया गया था। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च थी, उसको करने के लिए एक नॉन स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर और नॉन स्टैंडर्डाइज मशीन्स बनाई गई थी। तो ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए सारे काम किए जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। डिक्लेरेशंस ऑन प्री पैकेज कमोडिटीज़। अब प्री पैकेज कमोडिटी के ऊपर क्या क्या डिक्लेरेशन होता है? प्री पैकेज कमोडिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बाकी हमको तो मालूम है क्या होता है। कमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट। कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली, विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट। जब कोई कमोडिटी पैक हो रही होती है किसी फैक्ट्री के अंदर, तो क्या कोई कंज्यूमर वहाँ पे मौजूद होता है क्या? नहीं होता। तो दैट इज़ द डेफिनेशन, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ प्री पैकेज कमोडिटी। वहाँ पर कोई सामने होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो आपको आपके पास आएगी और आप उसको खरीदोगे। पैकेज फॉर्म के अंदर है, इसका मतलब वो इज प्लेस्ड इन अ पैकेज ऑफ वॉट एवर नेचर वेदर सील्ड और नॉट। अब हम समझते थे कि कोई पैकेट बंद है तभी वो प्री पैकेज है, लेकिन उसके ऊपर सील लगी भी हो या नहीं लगी हुई हो, या किसी भी आइटम के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर उसको पैक किया गया हो, दैट विल बी अ प्री पैकेज कमोडिटी। तो इसका मतलब प्राइमरी रिक्वायरमेंट इसकी क्या हो गई? कमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट, वो प्री पैकेज कमोडिटी की प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गई। सो दैट द प्रोडक्ट कंटेन देर इन हैज़ अ प्री डिटरमाइंड क्वान्टिटी। एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी उसके अंदर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द पैकेजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वेट और पर्टिकुलर क्वांटिटी उसकी रही होगी। डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए इसके ऊपर? डिक्लेरेशन बड़ा सिंपल है। अ पर्सन शैल नॉट मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, डिस्ट्रीब्यूट, import, deliver, offer, expose or possess for sale any pre-packaged commodity unless such package is in स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ के अंदर होना चाहिए। जैसे एक एक बॉक्स के अंदर एक डज़न है, एक नंबर के अंदर इतने ग्राम है। इन सिंपल वर्ड्स, अ पर्सन शुड डील इन अ प्री पैकेज कमोडिटी ओनली इफ इट इज़ इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ एंड कंटेन प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या क्या होते हैं इसके ऊपर, ये आपका पैकेजिंग रूल्स के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। थोड़े बहुत रूल्स यहाँ पर दिए हुए भी हैं, हम लोग इसके बारे में अभी देखते हैं। Advertisement of pre-packaged commodity. If an advertisement mentions the retail sale price of a pre-packaged commodity, it shall in addition also contain a declaration as to net quantity or number of the commodity packaged contained in the package in the prescribed form. कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका प्राइस के साथ साथ प्राइस भी बताई जाती है। कई बार टूथपेस्ट का और ऐड आता है तो उसमें क्वालिटी उसकी बताई जाती है और उसका प्राइस बताया जाता है, लेकिन साथ साथ में आपको ये चीज़ अगर आप बता रहे हो तो आपको साथ में उसका प्राइस भी बताना उसका वेट भी बताना पड़ेगा। अगर प्राइस बता दी तो वेट भी बताना पड़ेगा, प्राइस नहीं बताई तो फिर वेट बताने का कोई लोड ही नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ड्स यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर मना किए गए हैं यूज़ करने के लिए प्री पैकेज कमोडिटी के, दैट कुड बी कंसिडर टू बी एज अ मिसलीडिंग और इनएडिक्वेट इंप्रेशन जो देते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। जंबो, जायंट, फुल फैमिली, ह्यूज, एक्स्ट्रा, इकोनॉमी, लार्ज, कोलोसल, किंग एंड क्वीन, ये सब चीज़ें आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्री पैकेज कमोडिटी के एडवर्टाइजमेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पैकेजेस रूल्स 2011, मेन क्लासिफिकेशन एंड एडिशनल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन की गई हैं पैकेजिंग रूल्स की, रिटेल, होलसेल, इंडस्ट्रियल की और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। ये 5 कैटेगरी इसके अंदर क्लासीफाई किया गया है। देखते हैं क्या बोलता है। मीनिंग ऑफ रिटेल पैकेजेस, अ पैकेज इंटेंडेड फॉर रिटेल सेल to the ultimate consumer are called retail packages, include imported packages. Ultimate consumer shall not include industrial or institutional कंज्यूमर, ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते हैं। वही कंज्यूमर इंक्लूड होगा जो अपने घर ले जा करके उस गुड्स को कंज्यूम करेगा, डायरेक्टली कंज्यूम करेगा, जो कि अल्टीमेटली
कंज्यूमर के पास में जाता है उसको बोलते हैं हम रिटेल पैकेज। दे शुड बी पैक्ड इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर उनकी पैकिंग होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, ये कौन कौन सी कमोडिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये सेकंड शेड्यूल के अंदर दिया गया है पैकेजिंग रूल्स के, वहाँ पर सारी बात बताई गई है ये कि जो लेबल होगा उसके ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, साइज़ क्या होगा उसका, पैकेजिंग उसकी कैसे की जाएगी, उसके होलसेल कार्टून के अंदर कितने पीसेस होंगे, ये सब स्टैंडर्डाइज पैकेज रूल्स के अंदर कवर होता है। अब ये इसके बाद में तुम पढ़ लेना कि क्या होता है ये ऐसी कमोडिटीज़ जो कि शेड्यूल 2 के अंदर कवर नहीं है उनका क्या होगा, वो यहाँ पे बता रखा। मैं होलसेल पैकेज पे आता हूँ। होलसेल पैकेज मीन्स अ पैकेज a number of retail packages where it is intended for sale, distribution or delivery to an intermediary as not intended for sale direct to a single consumer। अब क्या होता है, हम लोग राशन की दुकान पे जाते हैं तो वो कई बार होलसेल पैक में से हमको, हम बोलते हैं उसको भैया फ्रेश निकाल करके दो, ये पुराना टूथपेस्ट आपने दिया, नया निकाल के दो। क्या करता है, कार्टून होता है, ठीक है, उस कार्टून से निकाल करके लेकर गया था, तो वो जो कार्टून उसको सामने वाला कंपनी वाला आदमी जो उसको बेच करके गया है या उसने जो आगे आगे से लिया है, उसके अंदर क्या होता है, होलसेल पैक है वो पूरा, ठीक है। जैसे चॉकलेट के बॉक्स भी आते हैं, एक चॉकलेट के बॉक्स के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं, दैट इज़ अ होलसेल बॉक्स। वो होलसेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए नहीं है, उसके पर्पज़ से है। उसके ऊपर पूरा लिखा होता है दिस पैक कंटेन्स दिस नंबर ऑफ पीसेस एंड पर पीस इज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर वेट, ठीक है, ये सब उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। सो दैट इज़ अ होलसेल पैकेज। अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड्स तो आपने नोटिफाई कर दिए, लेकिन कोई आदमी इतना समझदार तो होता नहीं है जैसा कि जैसा लिखा हुआ वैसा वैसा फॉलो करें। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको दिक्कत होगी रूल्स को फॉलो करने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और ऑफिसर्स को यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये देखने के लिए कि तुम जा कर के चेक करो कि क्या कोई ऐसा प्रोड्यूसर तो नहीं है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर तो नहीं है जो कि नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर को प्रोड्यूस कर रहा है या उसको प्रोड्यूस करने के बाद में बेच भी रहा है, और साथ साथ में रिटेलर उस नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर से गुड्स का वेट करके कंज्यूमर को भी बेच रहा है, ठीक है। इन सब के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल लगाने के लिए इन बॉडीज़ को फ्रेम किया गया है। सो अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर अब डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बाय नोटिफिकेशन फॉलोइंग पर्सनस कैन बी अपॉइंटेड, द डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर एम्प्लॉयज़, इनको अपॉइंट किया जाएगा। इनकी पावर ड्यूटी क्या होगी, द डायरेक्टर एंड एवरी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर appointed shall have such powers and function in respect of such local limits as the central government may by notification specify। इनकी लिमिट्स यहाँ पर एरिया की jurisdiction लिमिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उसी एरिया के अंदर ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो भी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर होगा वो अपनी पावर को डायरेक्टर के अंदर, डायरेक्टर के डायरेक्शंस के हिसाब से उसको सुपरवाइज़ करेगा। यानी कि लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर का जो सुपरवाइज़र है या जो उसका सीनियर है वो कौन होगा, डायरेक्टर होगा। वो जैसा बोलेगा उसको उस हिसाब से अपनी पावर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ऑल द ऑफिसर मेंशन शैल बी द पब्लिक सर्वेंट, सारे ऑफिसर्स कौन होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। कोई भी सूट प्रोसीडिंग्स, no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the director, the controller and legal metrology officer who has acted in good faith while performing his ड्यूटीज़। आप चुपचाप अपना सही से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो आपके खिलाफ में कोई भी केस फाइल यहाँ पर नहीं किया जाएगा या आपके खिलाफ कोई भी केस एंटरटेन नहीं होगा अगर प्रोड्यूसर ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया तो। अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर बाय स्टेट गवर्नमेंट, अब ये भी कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट भी सब कौन कौन होता है इसके अंदर, एडिशनल कंट्रोलर, कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी होता है, जॉइंट कंट्रोलर होता है, डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, इंस्पेक्टर।
इसकी भी सारे वही पावर होती है। सुपरवाइज़र इसका कौन होगा? कंट्रोलर का, कंट्रोलर ऑफ एडिशनल कंट्रोलर का, कंट्रोलर इंस्पेक्टर का सुपरवाइज़र कौन होगा? कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये बताया गया यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है ये। कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ बॉडी। लोकल लिमिट्स वगैरह इसमें भी वही एप्लीकेबल होती हैं। अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे ये वापस रिपीट हो रहा है क्या? ओके अच्छा, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे पेज 15.7 के ऊपर, ठीक है। हाँ, अब आते हैं आगे। अदर पावर्स एंड प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट। पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर। हु हैज़ द पावर टू इंस्पेक्ट? कोई इंस्पेक्ट क्यों करेगा किसी को? कोई इंस्पेक्ट इसीलिए करेगा कि अगर किसी ऑफिसर को या लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर को या डायरेक्टर को या कंट्रोलर को अगर ये लगता है, इफ़ ही हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट एनी प्रोड्यूसर और अ मैन्युफैक्चरर इज़ प्रोड्यूसिंग अ नॉन स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर, ठीक है, तो वहाँ पर सर्च और इंस्पेक्शन और सीजर की एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। हु व्हेन कैन एन इंस्पेक्शन ऑर्डर बी पास? कब पास किया जाएगा? इफ़ द अबव ऑफिसर्स हैज़ रीज़न टू बिलीव that any weight or measure or other goods in relation to which any trade or commerce has taken place or is intended to take place। कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको बेचेगा, ऐसा उसका इंटेंशन है, ठीक है। And in respect of which an offence punishable under this act appears to have been or is likely to be committed are either kept or concealed in any premises or are in course of ट्रांसपोर्टेशन। वो बना करके बेचा जा रहा है, बेचने वाला है, मैन्युफैक्चर करने वाला है, उस केस के अंदर यहाँ पर आप उसको वहाँ पर इंस्पेक्शन की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट के अंदर होने वाला है या हो सकता है, इस बेसिस पर भी वहाँ पर आप इंस्पेक्शन की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बेसिस ऑफ पासिंग एन इंस्पेक्शन ऑर्डर। द इंस्पेक्शन ऑर्डर कैन बी पास if any information is given to him by any person in writing or he has personal knowledge। किसी ने अगर राइटिंग में कंप्लेन कर दी या फिर ऑफिसर को खुद लगता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पर इंस्पेक्शन हो सकता है। पावर टू एंट्री एंड सीज। एंट्री एंड सीज का क्या पावर है? पावर टू एंट्री एट रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम के अंदर जाओ, कभी भी उठ के मत चले जाओ, बिजनेस आवर के अंदर जाना पड़ेगा। सर्च करो, इंस्पेक्ट करो वेट और मेजर को कि हाँ वाकई में स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से और स्टैंडर्डाइज रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर किया गया है नहीं। उसको वेट और मेजर को सीज़ करना। कोई भी गुड्स रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पर है, कोई भी आर्टिकल है, तो उसको अपनी कस्टडी में लेना। कोई गुड्स अगर स्पीडी डीके के नेचर का है, स्पीडी डीके का गुड्स का नेचर कैसे सर? क्या वेट और मेजर भी सड़ जाते हैं क्या? नहीं, सड़ते नहीं हैं। उन वेट और मेजर की मदद से अगर आपने कोई किसी पेरिशेबल गुड्स को अगर वेट करके रखा हुआ है, देन दैट विल बी अंडर द नेचर ऑफ स्पीडी एंड नेचुरल डीके, ठीक है। यानी कि मैंने नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर की मदद से कोई गुड्स को वेट करके रख दिया, तो वो गुड भी ऑब्वियस ही बात है वो भी नॉन स्टैंडर्ड होगा। अब मान लो किसी प्री पैकेज इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे पैकेट्स बनाए जा रहे हैं और पैकेजिंग की जा रही है, वो नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर को यूज़ कर रहा है, तो वो जो पैकेट उसने पैक करके रखे हुए हैं वो भी तो नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर के हिसाब से पैक हो गए, तो उनको फिर सीज कर लिया जाता है, ठीक है। Every search or seizure made under this shall be carried out in accordance with the provisions of the कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह इसको यहाँ पर ट्रीट किया गया है, ठीक है। पावर ऑफ फोरफीचर। यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर को फोरफिट कर लिया जाएगा। कौन फोरफिट करेगा? फोरफिट होने के बाद किसके पास चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अनवेरीफाइड वेट और मेजर शेल नॉट बी फोरफिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट इफ पर्सन फ्रॉम whom such weight or measure was seized yet the same verified and stamped within such time as may be prescribed। कोई अनवेरीफाइड वेट और मेजर है जिसको, जो कि नॉन स्टैंडर्ड तो नहीं है अभी तक, लेकिन वेरीफाइड नहीं है, यानी कि उसकी अभी तक स्टैंपिंग नहीं हुई है, उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, उसको उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, वो क्वालिटी कंट्रोल से नहीं गया है, तो उसका वेरिफिकेशन करवा लो, सीधी सी बात है। स्टैंपिंग करवा लो उसकी, तो वो वेरीफाई हो जाएगा, फिर ठीक है, वो फिर स्टैंडर्डाइज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप वेरिफिकेशन और स्टैंपिंग कर दो, ठीक है। अनवेरीफाइड की बात हो रही है यहाँ पर।
Every weight measure or such other goods under section 50 but not forfeited shall be disposed of by such authority in such manner such as may be prescribed। ये बात कर रहा है उसकी स्पीडी और नेचुरल डीके वाले गुड्स की, उसको किस तरीके से फोरफिट किया जाएगा और उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ये रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब करेंगे। पावर ऑफ फोरफीचर, गुड्स सीज बाय द ऑफिसर में बी, दो सिचुएशन हो सकती है इसके अंदर। एक तो सीजर अगर हो गया तो फोरफीचर होगा बाय स्टेट गवर्नमेंट, और या तो उसका डिस्पोज किया जाएगा। इफ़ सीज गुड्स आर वेरीफाइड एंड स्टैम्प नो फोरफीचर रिक्वायर्ड, वेरीफाई हो गया, स्टैंपिंग हो गई, कोई फोरफीचर उसका फिर नहीं होगा। लेकिन गुड्स अगर सीज हो गए तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उसका फोरफीचर होगा या उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है। मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, आपको रिकॉर्ड रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरर को, रिपेयरर को, जो रिपेयर करता है उसको, डीलर को, वेट और मेजर का जो डीलर है, जो रिटेलर है उसको, such records as may be prescribed, the records and register maintained shall be produced at the time of inspection to the person authorized for the purpose of inspection। जो भी पर्सन वेट और मेजर के अंदर डील करता है, जो रिपेयरर है, मैन्युफैक्चरर और डीलर है, उसको इंस्पेक्शन के टाइम पे ये सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को पेश करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर इम्पोर्टर ऑफ वेट और मेजर, अब अगर कोई पर्सन बाहर से वेट और मेजर को इम्पोर्ट कर रहा है तो उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद द डायरेक्टर इन सच मैनर एंड इन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगला आता है अप्रूवल ऑफ मॉडल। अ पर्सन शैल बिफोर मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टिंग एनी वेट और मेजर शैल सीक द अप्रूवल ऑफ मॉडल ऑफ सच वेट और मेजर इन सच मैनर ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एंड सच फॉर्म एज अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब। उसका जो मॉडल है, जैसे वेइंग मशीन बड़े अलग अलग तरीके की आती है, हम रेलवे स्टेशन पर जो वेइंग मशीन्स देखते हैं वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का डालो, उसका पर्टिकुलर एक डिज़ाइन होता है, किसी ना किसी ने उसको बनाया होगा तो उसका डिज़ाइन अप्रूव करवाया होगा। हमारे घर के अंदर, हाउस होल्ड्स के अंदर वेइंग मशीन जो होती है उसका डिज़ाइन अलग होता है। तो हर चीज़ का, एक ही इंस्ट्रूमेंट को नापने, एक ही चीज़ को नापने के लिए अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनका अलग अलग जगह जहाँ पर यूज़ होता है उसका अलग अलग डिज़ाइन होती है, मॉडल होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल के अंदर अलग अलग मॉडल्स होते हैं, कोई कीपैड वाला है, कोई टच स्क्रीन वाला है। ठीक, वैसे ही इसके अंदर अलग अलग मॉडल होते हैं, तो आपको मॉडल के फिजिकल डिज़ाइन को भी अप्रूव यहाँ पर करवाना पड़ेगा। हाउएवर सच अप्रूवल ऑफ मॉडल मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग टेक्सटाइल्स और टिम्बर, इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपेसिटी मेजर्स नॉट एक्सीडिंग 20 लीटर इन कैपेसिटी, अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हो जिसकी मेजरिंग कैपेसिटी 20 लीटर या उससे कम है, तो फिर आपको उसके डिज़ाइन की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। विच आर ऑर्डिनरी यूज इन रिटेल ट्रेड फॉर मेजरिंग कैरोसेल, मिल्क और पोर्टेबल लीकर्स, तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉर्मली रिटेल ट्रेड के अंदर राशन की दुकानों पे हम जाते हैं तो वो जो छोटे छोटे गुड्स को वेट करने के लिए जो वो बाट का और कांटे का इस्तेमाल करते हैं, वो तराजू का, उसके लिए यहाँ पर कोई आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, रिटेल ट्रेड में काम आ रहा है। हाँ जी। सो प्रोहिबिशन और मैन्युफैक्चर, रिपेयर और सेल ऑफ वेट और मेजर विदाउट लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस आप कोई भी वेट और मेजर को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अ पर्सन शैल नॉट मैन्युफैक्चर, रिपेयर और सेल और ऑफर, डिस्पोज और प्रोसेस फॉर रिपेयर और सेल एनी वेट और मेजर अनलेस ही होल्ड्स अ लाइसेंस इशूड बाय द कंट्रोलर। कंट्रोलर जब तक उसको लाइसेंस नहीं देगा, इशू नहीं करेगा, तब तक वो कोई भी वेट और मेजर जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। कोई वेट और मेजर का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ़ फॉर रिपेयर ऑफ हिज ओन वेट और मेजर। अब मैं खुद वेट और मेजर के अंदर डील करता हूँ और मैं ही खुद उसको रिपेयर भी कर रहा हूँ, यानी कि मैं वेइंग मेजर की मशीन भी बनाता हूँ और मेरी यहाँ पर प्लांट के अंदर कोई फॉल्ट भी हो गया और मेरे यहाँ पर उस वेइंग मशीन को बनाने के लिए फर्दर कोई दूसरी कैपिटल गुड्स मशीन इस्तेमाल होती है, उसको रिपेयर करने के लिए मैं खुद अगर उसको रिपेयर कर रहा हूँ इन हाउस, अगर अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो मुझे रिपेयरिंग का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसकी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आ रही हैं, ये तुम्हारा पार्ट है, तुम इसको रीड कर लेना। मैं अगले पॉइंट, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डीमेट्रोलॉजी लीगल, OIML। जैसा कि नाम से मालूम पड़ता है ये कोई फ्रेंच नाम है, बिल्कुल फ्रेंच नाम है।
OIML एक बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लीगल मेट्रोलॉजी के ऊपर, जिसको 1955 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया ताकि ग्लोबल हार्मनी और ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन और एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लीगल मेट्रोलॉजी के प्रोसीजर्स को लेकर के आया जा सके, कि सब जगह एक कॉमन यूनिट वेट और मेजर की न्यूमेरिकल सिस्टम की फॉलो हो। ये सारी बातें यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कस की गई और इसी पर्पस के लिए इसको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। सो इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एस्टैब्लिश और हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड वाइड जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ को इसके अंदर जोड़ना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है, और उन मेंबर कंट्रीज़ के लिए गाइडलाइंस बनाना कि कैसे आप वेट और मेजर को मैन्युफैक्चर करोगे, क्या क्या यूनिट्स होगी वेट और मेजर की, उनको कैसे यूज़ किया जाएगा और कैसे वेट और मेजर बनाए जा सकते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये सारी बातें यहाँ पर ये लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, और तरह तरह की यहाँ पर रिसर्च भी होती हैं, और यहाँ पर ये लोग अपनी रिकमेंडेशंस भी देते हैं मेंबर कंट्रीज़ को। सो फंक्शंस क्या है इनका? It provides guidelines for the national and regional requirements concerning the manufacture and use of measuring instruments. It is implemented on behalf of public authorities. कोई पब्लिक अथॉरिटीज़ होती है हर कंट्री के अंदर, वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगी। ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये खाली रिकमेंडेशन ही देती है। इट इज़ एंटायरली ऑफ लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल नेचर। टेक्निकल है ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बहुत सारे वेट और मेजर अलग अलग यूनिट्स के अंदर होते हैं, उसके बारे में बात करना तो हर टेक्निकलिटी इसके अंदर इंक्लूड हो गई है ऑलरेडी। इट डेवलप्स मॉडल रेगुलेशन, क्या मॉडल होगा वेट और मेजर का, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन फॉर मेट्रोलॉजिकल परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग, क्या परफॉर्म कैसे होगा, वो टेस्टिंग कैसे होगी मैन्युफैक्चर होने के बाद में उसकी, कि ये पर्टिकुलर वेट और मेजर के हिसाब से जो बनाया गया है इंस्ट्रूमेंट वो उतना ही वेट और मेजर हमको दे रहा है, ये सब यहाँ पे बताया जाएगा। OIML certificate system for measuring instrument. The OIML certificate system for measuring instrument was introduced in 1991 to facilitate administrative procedure and lower the cost associated with the international trade of measuring instruments subject to legal requirement। तो हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर OIML सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके हिसाब से वेट और मेजर जो बनते हैं वो OIML की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और इसके स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स और इनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो इंडस्ट्रियल वेट और मेजर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं, वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर सकें, हमारी जो वेट और मेजर की ओवरऑल कॉस्ट है उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके और एक ओवरऑल स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट हो सके। इसीलिए हमने 1991 के अंदर OIML के सर्टिफिकेट सिस्टम को हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा आज एक चैप्टर और होता है, दैट इज़ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। आई होप समझ में आया होगा। इन केस एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।